हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं बच्चों, इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स पेपर का इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन बच्चों सेलेक्टेड हैं, आपके जो एग्जाम्स है कल उसमें पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, देर न करते हुए पहले क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। साथ ही बच्चों, आप लोग को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आंसर की अपलोड होता है, तो आप लोग अगर आंसर की भी मिलाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। और इसी चैनल के माध्यम से वायरल क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं बच्चों, जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो 2-3 वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है बच्चों। क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप अगर सारा वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं बच्चों। 30 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 30 में से 30 लेकर आइएगा, आप अगर सारा वीडियो को देख लेते हैं तो। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपके बीच में, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। पहले भी बताए हैं कि 99% केस में बच्चों आपका उपरोक्त सभी सही होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? ऑप्शन है उत्पादन, उपभोग, विनिमय। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा बच्चों, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है बच्चों? ऑप्शन है यहाँ पे सीमांत लागत, औसत लागत, मौद्रिक लागत, और ऑप्शन नंबर डी में है आर्थिक लागत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक लागत। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थिक लागत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो बच्चों, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरकार द्वारा किया जाता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, एक चित्र दिया गया है और रेखा चित्र में मांग की लोच क्या है वो बताना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस रेखा चित्र में आपको मांग की लोच बताना है। तो इस तरह का फिगर आएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इकाई लोचदार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई लोचदार। जब आपका देखिए इस कंडीशन में रहेगा, है कि नहीं, तो इस फिगर के चेकआउट कर लीजिए, इसके अनुसार से जब रहेगा तो आपका इकाई लोचदार बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपका, ऐसा वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाती है। तो देखिए बच्चों, जब ऐसा वस्तु जिसका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग हम लोग करते हैं तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्थानापन्न वस्तु। यानी कि एक वस्तु और दूसरे वस्तु को हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह उपयोग करते हैं बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तु। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपका, जिस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, दीर्घकाल। उसे क्या कहेंगे हम लोग? दीर्घकाल। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपका पूछा गया, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, श्रम। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो श्रम राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8। 8 में पूछा गया, देखिए बच्चों आपका यहाँ पे 8 में पूछा गया, किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत रुपये 100 है और उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने में औसत स्थिर लागत क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, 10। ठीक है, यहाँ पे 100 वस्तु क्या था? स्थिर लागत था, और 10 इकाई आपका उत्पादन में था। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों? 10 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 8 का यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखिए क्या पूछा गया आपका, 9 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आर इक्वल टू एम आर, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों आपका 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पूछा गया, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? तो जो पूर्ति है ये बच्चों किससे जुड़ी होती है? तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि पूर्ति जो किसी समय की अवधि और कीमत दोनों से जुड़ी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ए एन बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 11। 11 में पूछा गया, वह बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता है। तो वैसा बाजार की स्थिति बताना है बच्चों जहाँ पे वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। तो 11 को जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एकाधिकार। जब एक ही विक्रेता है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकाधिकार, वो सही हो जाएगा बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 पूछा गया, किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होती है? क्या पूछा गया बच्चों? पूर्ण लोचदार होती है। तो 12 का ऑप्शन देख लीजिए,
तो 12 में पूछा गया पूर्ण लोचदार के बारे में बच्चों। तो जो पूर्ण लोचदार होता है वो राइट आंसर होगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में बच्चों पूर्ण लोचदार होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है। जो एक एकाधिकारी होता है वो नियंत्रित कर सकता है। तो 13 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों आपका। या तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए था केवल कीमत या फिर केवल उत्पादन मात्रा। तो इस प्रकार बच्चों या तो ए या तो बी दोनों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 13 का डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया आपका बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अल्पकालीन बाजार। बाजार मूल्य को किससे हम लोग परिभाषित करते हैं अल्पकालीन बाजार से। तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो एक बच्चों एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके बारे में अध्ययन होता है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। तो जो अर्थव्यवस्था होता है बच्चों उसमें रोजगार के अवसर को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रीड करते हैं। इसलिए यहाँ तो 15 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। तो बच्चों जब पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पूंजी निर्माण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका 16 का राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो गया कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को हम लोग पूंजी निर्माण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए 17 में पूछा गया राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो जब राष्ट्रीय आय का गणना होता है बच्चों तो 4 ऑप्शन में से किसे हम लोग सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन है अंतिम वस्तु या सेवा को, या मध्यवर्ती वस्तु को, या पुरानी वस्तु का क्रय विक्रय, या फिर हस्तांतरण भुगतान। तो जो 17 का राइट आंसर होगा आपका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। जो सेवाएं होता है और जो अंतिम वस्तु होता है बच्चों उसको हम लोग क्या करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया बच्चों NNP जो MP क्या है एक प्रकार का। तो जो 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि NNP जो MP क्या है एक प्रकार का GNP MP माइनस घिसावट है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों 18 का ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या पूछा गया आपका 19 में पूछा गया राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है। जब राष्ट्रीय आय के आकलन होता है बच्चों उस टाइम अगर किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है वो एक बार से अगर अधिक बार शामिल कर लिया गया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा आपका दोहरी गणना। यानी कि जब दोहरी गणना होता है बच्चों तो इसका मतलब क्या होता है कि एक जो सेवा का मूल्य वो एक से अधिक बार शामिल किया गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोहरी गणना। यहाँ पे सही हो जाएगा 19 का भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया आपका किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे ये कथन बच्चों किसने कहा था। तो ये जो कथन था बच्चों आपका किसके था तो हार्टले विदर्स का ये कथन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का ये बिल्कुल सही जगह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि किसने जो कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे ये कहा था हार्टले विदर्स ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया मुद्रा का कार्य है यानी कि जो मुद्रा है बच्चों उसका क्या कार्य है, मुद्रा का क्या कार्य है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा इनमें से सभी। यानी कि मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचय भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 में पूछा गया व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है। व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा सारा हो जाता है बच्चों, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 में पूछा गया आपका भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो भारत में बच्चों जो 1 रुपया का नोट है वो कौन जारी करता है। तो आप देखिए इसका जो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। तो देखिए जो नोट होता है वो केवल 1 रुपया का याद रखिएगा कि 1 रुपया का जो नोट है वो कौन जारी करता है तो भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है इसे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया आपका केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है। जो केंद्रीय बैंक है बच्चों जिसको हम लोग RBI बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना कब हुआ था 1935 में हुआ था। तो इसका क्या कार्य है बच्चों। तो जो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। देखिए ये बैंकों का बैंक से काम होता है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंक को बच्चों पैसा वैसा देता है, ठीक है, लेन देन करता है। केंद्रीय सरकार बैंक का एजेंट के सलाहकार काम करता है। नोट जारी करना जो RBI है बच्चों वो जिससे बताया कि 1 रुपया नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, उसी तरह RBI जो है वो बड़े बड़े नोट जारी करता है। तो यहाँ पे जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी बच्चों मोस्ट ऑफ द केस में सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो जो बच्चों अचानक से जो 14 बैंक का एकदम पूरा राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था। तो ये राइट आंसर याद रखिएगा बी यानी कि 1969 में बिल्कुल आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर
26 में पूछा गया किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है। तो जो किन्स था बच्चों बहुत ही फेमस अर्थशास्त्र था, तो वो किसका सिद्धांत वो दिए थे। तो इसका राइट आंसर आपका 26 का ऑप्शन नंबर ये सही जगह प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। तो जो 26 है बच्चों आपका किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है, तो आपका प्रभावपूर्ण मांग पर डिपेंड है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया आपका निवेश गुना क्या होगा यदि MPC 0.5 हो। तो बच्चों इसका फॉर्मूला लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि इसका फॉर्मूला होता है 1 बट्टा बच्चों 1 तो जो निवेश गुना का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 में से 0.5 माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो 0.5 जब माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा 1/0.5। अब इस पॉइंट को उठाइएगा ऊपर 10 हो जाएगा, 5 2 10 यानी कि 2 आ जाएगा बच्चों इस प्रकार, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि MPC जब दिया रहेगा तो 1/1 में से जो MPC दिया रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर ले आइएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब पूछा गया निवेश गुना क्या होगा यदि MPC 0.5 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया आपका निम्न में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी बच्चों। निम्न में से कौन सरकार का पूंजीगत व्यय है, तो ब्याज का भुगतान ये पूंजीगत व्यय है, मकान का क्रय, मशीनरी का व्यय, ये सारा बच्चों जो है वो एक प्रकार का सरकार का पूंजीगत व्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। लास्ट नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 बताने से पहले बच्चों 29 बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपका सबसे फास्ट आंसर की अपलोड होता है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं बच्चों इकोनॉमिक्स का सारे जाके प्लेलिस्ट में एक करके चेकआउट कर लीजिए ताकि आप लोग का अच्छे नंबर आए बच्चों, 30 में से 30 आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों आपका 29 में पूछा गया विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा। विदेशी जो विनिमय दर है, विदेशी विनिमय दर किसके पर डिपेंड करता है बच्चों, तो मांग एवं पूर्ति शक्तियों पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 में पूछा गया निम्न में से कौन भुगतान शेष के पूंजी खाते का घटक नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक पक्षीय अंतरण। निम्न में से कौन भुगतान शेष के पूंजी खाते घटक नहीं है बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक पक्षीय अंतरण। और हाँ बच्चों अगर आप लोग का सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड।